क्या कभी सोचा है कि एक बच्चा जो कैमरे के सामने आने से इतना डरता था, मतलब जिसे शॉट के लिए लगभग घसीटना पड़ता था, वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट कैसे बन गया? आज हम इसी सफर के परतों को खोलने वाले हैं। हमारे सामने आमिर खान की जिंदगी और कैरियर पर आधारित कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं। और ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने न सिर्फ सिनेमा के नियम तोड़े बल्कि करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर किया, सवाल उठाए और समाज में एक नई बहस छेड़ दी। सही बात है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ उनकी फिल्मोग्राफी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आमिर खान एक सुपरस्टार से ज्यादा एक फिनोमेना क्यों है। उनकी जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को जानना जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कहानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक अभिनेता के स्टारडम का ग्राफ नहीं है। ये पिछले 30-40 सालों में बदलते भारतीय सिनेमा और समाज का भी एक आईना है। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे उनके शुरुआती जीवन के संघर्ष ने उनके काम करने के तरीके को गढ़ा और कैसे उन्होंने मनोरंजन के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाया। तो कहानी शुरू होती है 14 मार्च 1965, मुंबई। एक फिल्मी घराना। जी, पिता ताहिर हुसैन एक जाने माने निर्माता थे। घर में सितारों का आना जाना, फिल्मों की बातें होती थीं, मतलब बाहर से देखने पर एक परफेक्ट फिल्मी दुनिया। बिल्कुल, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है। बाहर से दिखने वाले ग्लैमर के बावजूद परिवार ने पैसों की भयानक तंगी देखी। जी, ताहिर हुसैन एक जुनूनी फिल्म मेकर तो थे, लेकिन शायद एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे। उनकी फिल्में अक्सर बजट से बाहर चली जाती थीं और फ्लॉप हो जाती थीं। घर पर लेनदारों के फोन आना एक आम बात थी। ये बात वाकई हैरान करती है। हमारे नोट्स में तो ये भी लिखा है कि तंगी इतनी ज्यादा थी कि कभी-कभी बच्चों की स्कूल की फीस भरने में भी देरी हो जाती थी। और उन्हें स्कूल में सबके सामने खड़ा कर दिया जाता था। आप सोच सकती हैं एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा। बिल्कुल। शायद यहीं से उनके अंदर हर काम को परफेक्ट तरीके से करने का वो जुनून पैदा हुआ होगा। यहाँ बात सिर्फ जुनून की नहीं है, मुझे लगता है, बल्कि नियंत्रण की भी है। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जब आप बचपन में इतनी अनिश्चितता और आर्थिक असुरक्षा देखते हैं तो आप बड़े होकर उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो उनका परफेक्शनिज्म सिर्फ एक कलात्मक गुण नहीं है, उसकी जड़ें शायद उस असुरक्षा में है। उनके लिए परफेक्शन का मतलब सिर्फ हिट फिल्म देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना था जिस पर उनका पूरा नियंत्रण हो। एग्जैक्टली। ताकि कला और कारोबार दोनों के साथ कोई समझौता ना हो। और इसी माहौल में सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्हें पहली बार कैमरे का सामना करना पड़ा। फिल्म थी यादों की बारात। एक शर्मीला शांत बच्चा जिसे एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक्टिंग का असली कीड़ा उन्हें कुछ साल बाद लगा और उसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प थी। हाँ, और इसकी वजह थी उनका पहला प्यार। नोट्स बताते हैं कि किशोर उम्र में उन्हें अपनी पहली मोहब्बत हुई, लेकिन घर वाले उस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। और यही उनकी जिंदगी का पहला विद्रोह हुआ। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर की छत पर ही एक छोटा सा थिएटर बना लिया। वाह! वो छत ही उनकी दुनिया बन गई। वहीं वो नाटक करते और वहीं एक्टिंग का असली जुनून जागा। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। कॉलेज छोड़कर पूरी तरह से फिल्मों में उतरने का। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। और ये उनके चरित्र की खासियत दिखाता है जो आज भी दिखती है। जब वो किसी चीज में विश्वास करते हैं तो नियमों के खिलाफ जाने से नहीं डरते। और उनका ये जोखिम रंग लाया। कुछ साल असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने के बाद साल आया 1988। फिल्म थी कयामत से कयामत तक। और वो रातों रात स्टार बन गए। हर लड़की के सपनों के चॉकलेट बॉय हीरो। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उस दौर में ये एक ताजी हवा के झोंके जैसा था। एक तरफ अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन था और दूसरी तरफ ये मासूम गिटार बजाने वाला रोमांटिक हीरो। उस फिल्म ने एक पूरी पीढ़ी के लिए प्यार के मायने बदल दिए। लेकिन वो चॉकलेट बॉय वाली इमेज ज्यादा दिन नहीं चली, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस जबरदस्त सफलता के ठीक बाद वो दौर आया जो हर एक्टर के करियर में आता है। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में, उन पर वन फिल्म वंडर का ठप्पा लगने लगा था और दबाव बढ़ने लगा। और यहीं से उनके अंदर का वो शख्स जागा जिसे आज दुनिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानती है। उन्होंने फिल्मों की संख्या कम कर दी और क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया। नोट्स में साफ लिखा है कि वो एक स्क्रिप्ट को 50 बार पढ़ते थे, एक सीन के 20-30 टेक देते थे। जब तक वो खुद संतुष्ट ना हो। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, एक कलाकार के लिए परफेक्शन की ये तलाश
कहाँ तक जानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है 1994 की एक फिल्म अंदाज अपना अपना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज ये फिल्म कॉमेडी की बाइबल मानी जाती है। इसके डायलॉग्स, इसके सीन्स सब आइकॉनिक हैं। पर रिलीज के वक्त इसका क्या हिश हुआ था? बुरी तरह फ्लॉप। ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। बिल्कुल, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। उनके इस परफेक्शनिस्ट वाले तरीके से सेट पर कभी-कभी तनाव भी होता था। जी, कुछ निर्देशकों को लगता था कि वो उनके काम में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं, तो ये परफेक्शनिज्म एक दुधारी तलवार थी। हाँ, और अंदाज अपना अपना से आमिर ने एक बहुत बड़ी सीख ली। उन्होंने समझा कि हर फिल्म की अपनी एक किस्मत होती है और कभी-कभी दर्शक कला को समझने में वक्त लेते हैं। उन्होंने हार नहीं मानी और इसके बाद 90s के दशक में रंगीला और राजा हिंदुस्तानी जैसी बड़ी हिट्स थी। राजा हिंदुस्तानी तो उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अब वो बॉक्स ऑफिस की गारंटी बन चुके थे। लेकिन आमिर का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी दांव वो अभी बाकी था। साल 2001, लगान। एक ऐसी फिल्म जिसे बनाने से पहले इंडस्ट्री के हर बड़े शख्स ने नकार दिया था। इसे उस दौर के हिसाब से समझना होगा। वो बॉलीवुड का NRI दौर था। फिल्में स्विट्जरलैंड में शूट हो रही थीं। शाहरुख खान का रोमांस चरम पर था। और ऐसे में एक ऐसी फिल्म लाना जिसमें हीरो धोती कुर्ता पहने हैं, कहानी एक छोटे से गांव की है और लंबाई 3 घंटे से ज्यादा। ये सिर्फ एक जोखिम नहीं था, ये पूरे इंडस्ट्री के ट्रेंड के खिलाफ एक विद्रोह था। और ये फिल्म उन्होंने खुद प्रोड्यूस की। मतलब अगर ये फ्लॉप होती तो वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो सकते थे। लेकिन नतीजा एक चमत्कार था। लगान सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, ये भारतीय सिनेमा के लिए घोषणा पत्र बन गई। बिल्कुल, इसने साबित किया कि एक विशुद्ध भारतीय कहानी भी वैश्विक मंच पर सराही जा सकती है। और उसका ऑस्कर के लिए नामांकित होना एक ऐतिहासिक पल था। उस फिल्म ने कमर्शियल सिनेमा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। लगान के बाद आमिर ने जैसे रास्ता ही बदल लिया। उन्होंने साफ कहा, मैं फिल्में पैसे के लिए नहीं, दिमाग और दिल के लिए बनाता हूँ। और ये उनकी फिल्मों में दिखने लगा। उसी साल आई दिल चाहता है, जिसने दोस्ती को एक नई आधुनिक परिभाषा दी। और फिर 2007 में तारे जमीन पर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक आंदोलन बन गई। इसने डिस्लेक्सिया जैसे संवेदनशील विषय पर बात की, जिसे भारत में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं थे। इसने देश भर के माता पिता की सोच को झकझोर के रख दिया। और सबसे खास बात, इस फिल्म का निर्देशन भी आमिर ने खुद किया। यहाँ आमिर सिर्फ एक अभिनेता नहीं रह गए थे, वो एक कहानीकार, एक फिल्म मेकर बन चुके थे। वो एक अभिनेता से विचारक तक का सफर तय कर रहे थे। वो ऐसे विषय उठा रहे थे जिन पर मेन स्ट्रीम सिनेमा बात करने से भी डरता था। और लोग सुन रहे थे। 2008 में आई गजनी। पहली बार किसी हिंदी हीरो ने 8 पैक एब्स दिखाए। और देश भर में जिम और फिटनेस का एक जुनून सा शुरू हो गया। फिर 2009 में आई 3 इडियट्स। इस फिल्म ने तो भारत की शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को हिलाकर रख दिया। रटना और समझना के बीच का फर्क इतने सरल तरीके से समझाया कि ये फिल्म हर घर का हिस्सा बन गई। नोट्स के अनुसार इस फिल्म के बाद कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अपनी पॉलिसी तक में बदलाव किए। ये एक फिल्म की ताकत थी। लेकिन आमिर यही नहीं रुके। 2012 में उन्होंने एक और अप्रत्याशित कदम उठाया। वो बड़े पर्दे की चोटी से उतरकर छोटे पर्दे पर आ गए। शो का नाम था सत्यमेव जयते। ये एक बहुत साहसिक और जोखिम भरा कदम था। बिल्कुल, एक सुपरस्टार जो अपने करियर के शिखर पर है, वो अपनी लोकप्रियता को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर दांव पर लगा रहा था। भ्रूण हत्या, दहेज, बाल यौन शोषण, मेडिकल भ्रष्टाचार। हर हफ्ते वो एक ऐसा मुद्दा उठाते थे जो समाज को असहज कर देता था। बन गए थे। ये दिखाता है कि वो अपनी प्रसिद्धि को एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वो जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनके कुछ बयानों को लेकर देश में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उन पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगे। ये उनके करियर का शायद सबसे मुश्किल दौर था। यहाँ पर हमारे नोट्स 2 अलग-अलग दृष्टिकोण दिखाते हैं। एक तरफ आलोचकों का कहना था कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें अपने शब्दों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए था। दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बताया और कहा कि एक कलाकार का काम ही समाज को आईना दिखाना है। बिल्कुल, ये वो मोड़ था जहां अभिनेता आमिर और विचारक आमिर के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो गई। और उन्होंने इन सब विवादों का जवाब अपने काम से दिया। 2016 में आई दंगल, एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि चीन जैसे देश में भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बन गई।
दंगल सिर्फ महावीर सिंह फोगाट की कहानी नहीं थी, ये पितृसत्ता को चुनौती देती, बेटियों के सपनों को पंख देती एक कहानी थी। और जिस तरह आमिर ने उस किरदार के लिए अपना वजन बढ़ाया और फिर घटाया, वो उनके समर्पण की एक मिसाल बन गया। उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, बल्कि किरदार को जिया। अगर उनके निजी जीवन पे एक नजर डालें तो उनकी 2 शादियां हुई, रीना दत्ता और किरण राव से, और दोनों के टूटने के बाद भी उन्होंने एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा, जो पब्लिक लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट की क्या परिभाषा निकाल सकते हैं? मुझे लगता है ये सिर्फ परफेक्ट शॉट देने के बारे में नहीं है, ये एक सोच है। वो सिर्फ अभिनय नहीं करते, किरदार को जीते हैं। वो शॉर्टकट नहीं लेते, वो जोखिम लेने से नहीं डरते, और सबसे जरूरी बात, वो कम काम करते हैं लेकिन ऐसा काम करते हैं जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। बिल्कुल सही। तो आमिर खान की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता का कोई तय फॉर्मूला नहीं होता, ये जुनून, मेहनत और अपने काम के प्रति एक अटूट ईमानदारी से बनती है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज वो फिल्में कम कर रहे हैं, उनकी पिछली कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। और जैसा कि हमारे नोट्स के अंत में भी पूछा गया है, एक सवाल सबके मन में है, क्या आमिर फिर से इतिहास रचने लौटेंगे? क्या सिनेमा का ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक बार फिर कुछ ऐसा लेकर आएगा जो हमें हैरान कर दे? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। उनकी पूरी यात्रा को देखते हुए, जहाँ उन्होंने लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाया है, शिक्षा, पितृसत्ता, धर्म, ये सोचना दिलचस्प है कि आज के भारत में ऐसी कौन सी अनकही कहानी या ऐसा कौन सा सामाजिक मुद्दा बचा है जिसे शायद सिर्फ आमिर खान ही अपनी कला और साहस के साथ पर्दे पर सही तरीके से कह सकते हैं।